हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61, ये क्या हो गया। फेयरफुल फेस क्राइंग। अथर्व राधिका के घर से सीधा नीचे अपनी कार के पास आता है। उसके चलने का तरीका ही बता रहा था कि वो इंसान बहुत ज्यादा ही गुस्से में है। अथर्व प्रकाश को छोड़कर बाकी सभी बॉडीगार्ड की तरह देखते हुए सख्त आवाज में बोला, सभी जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड अपने बॉस का ऑर्डर मानते हुए जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अथर्व प्रकाश की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, ऑफिस चलो। प्रकाश अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए धीरे से कहता है, लेकिन बॉस अभी तो शाम के 4 बज गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्रकाश की ओर गुस्से भरी आंख दिखाते हुए सख्त आवाज में बोला, जैसा कहा है वैसा करो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। प्रकाश भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और कार स्टार्ट कर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इधर अथर्व अपने ऑफिस पहुंचता है और उसके पीछे पीछे प्रकाश चल रहा होता है। अथर्व एक बड़े से हॉल वाले एरिया में आता है जहां बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। सभी अथर्व को आता देख अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। अथर्व वहीं रुककर सभी की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, मिस्टर कोहली के साथ होने वाले कोलैब्स के पेपर रेडी हुए। उद्धरण चिन्ह। एक लेडी एम्प्लॉय जल्दी से कहती है, सर वो ऑलमोस्ट रेडी है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व एक मेल एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए बोला, और हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा था, क्या तुमने उसे ठीक किया। उद्धरण चिन्ह। एम्प्लॉय जल्दी से कहता है, सर मैं वही एरर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सब पर गुस्सा करते हुए बोला, कोई काम पूरा नहीं हुआ है, आप लोग मुझसे किस बात की सैलरी लेते हैं। एंग्री। अथर्व गुस्से से आगे बोला, जब तक काम नहीं हो जाता आज कोई घर नहीं जाएगा, सब ओवरटाइम करेंगे, समझ में आया। उद्धरण चिन्ह। सभी एम्प्लॉयज एक साथ बोले, यस सर। सभी एम्प्लॉय अथर्व का गुस्सा देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि अब से उनके बुरे दिन शुरू होने वाले नहीं। वह सभी एम्प्लॉय जानते थे कि अथर्व 1 या 2 दिन के लिए नाराज नहीं होता, उसका गुस्सा सालों साल रहता है। अथर्व इतना कहकर सीधा अपने केबिन में चला जाता है। प्रकाश अथर्व को बहुत दिनों बाद ऐसे रूप में देख रहा था। राधिका जब से उसकी जिंदगी में आई थी, अथर्व काफी शांत हो गया था। वो गुस्सा कम करता था, लोगों की गलतियों को माफ कर देता था, लेकिन अब वो अपने पुराने रूप में वापस आ रहा था। ये देखकर प्रकाश थोड़ा परेशान हो गया था। प्रकाश एम्प्लॉयज की तरफ देख शांत आवाज में कहता है, प्लीज आप सभी अपना काम कीजिए, आज बॉस को और गुस्सा मत दिलाएगा। सभी एम्प्लॉयज अपना उतरा चेहरा लेकर धीरे से कहते हैं, ओके। तभी एक एम्प्लॉय आगे आता है और प्रकाश के पास आकर कहता है, मिस्टर प्रकाश, आज सर के सेक्रेटरी नहीं आए हैं, उनकी माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी तो उन्होंने आज छुट्टी ली है। सर अगर अपने सेक्रेटरी के बारे में पूछेंगे तो प्लीज आप उन्हें बता देना, मैं बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश थोड़ा रुककर शांत आवाज में बोला, ठीक है मैं बता दूंगा, अब तुम अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। एम्प्लॉय वापस अपने डेस्क पर चला जाता है और प्रकाश अथर्व के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। प्रकाश अथर्व के केबिन में आता है और वो अथर्व को परेशान देख धीरे से पूछता है, बॉस सब ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्रकाश की तरफ देखते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, हाँ सब ठीक है, और तुम्हें डैड को बताने की जरूरत नहीं। अथर्व अपनी चेयर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे बहुत काम है इसलिए शायद मैं थोड़ा परेशान दिख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्रकाश को जानता था, वो जानता था कि अगर वो थोड़ा सा भी परेशान होगा तो प्रकाश उसके डैड को बता देगा और फिर उसके डैड उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी में आने पर रोक लगा देंगे। प्रकाश जल्दी से कहता है, बॉस मुझे तो आप किसी और हो वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपना कोट उतार कर चेयर पर बैठते हुए सख्त आवाज में बोला, प्रकाश क्या तुम मुझे मुझसे बेहतर जानते हो। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश शांत आवाज में कहता है, नहीं बॉस। अथर्व शांत आवाज में कहता है, ठीक है अब तुम जाओ और मेरे सेक्रेटरी को अंदर भेजो।
उद्धरण चिन्ह। प्रकाश थोड़ा हिचकिचाते हुए शांत आवाज में बोला, बॉस वो आज आपके सेक्रेटरी आकाश मॉम की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, अब मेरा गुस्सा और बड़े उससे पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे काम करने दो। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश जल्दी से बोला, मैं बाहर ही हूँ, कुछ काम होगा तो बुला लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश केबिन से चला जाता है। अथर्व सीधा अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसमें काम करने लगता है। ऐसे ही मिनटों में घंटे और घंटों में कई दिन गुजर जाते हैं। अथर्व अपना पूरा ध्यान अपने काम पर देने लगता है। वो ना ठीक से खाता रहा था और ना ही ठीक से सो रहा था जिससे उसकी हेल्थ पर बुरा असर हो रहा था। लेकिन अथर्व को अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी थी और वो बस किसी भी हालत में अपने आप को बिजी रख रहा था। अथर्व की ऐसी हालत देख पूरे ऑफिस का माहौल गर्म हो गया था। कोई भी एम्प्लॉय छोटी सी भी गलती करता तो अथर्व उसे बड़ा चढ़ाकर सुनाता। ऐसे ही एक महीना गुजर जाते हैं और अथर्व का ध्यान सिर्फ काम पर था। इधर राधिका को भी एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई थी। उसका पूरा दिन मॉल में सामान बेचने में गुजर जाता है। वो भी अपने दिमाग से अथर्व को निकालने के लिए पूरा दिन अपने आप को बिजी रखती। इन एक महीनों से काफी कुछ बदल गया था। जैसे श्रेया और रोहित ने एक साथ एक मूवी साइन कर ली थी जिसकी शूटिंग कुछ दिनों में शुरू होने वाली थी। इधर अथर्व की बुआ का बेटा आरव ऋचा को मुंबई में ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नाकाम था। ऋचा भी उस रात के बाद अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी। एक दिन अथर्व अपने ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट के हेड के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वहां अथर्व को देखकर लग रहा था कि वो काफी दिनों से सोया नहीं है और ना ही अच्छे से कुछ खाया है। अथर्व की हालत काफी कमजोर लग रही थी लेकिन अथर्व अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए सभी हेड्स की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, सभी अपने अपने काम की रिपोर्ट दीजिए। उद्धरण चिन्ह। पीआर टीम का हेड नर्म आवाज में कहता है, सर हमारा कैंपेन काफी अच्छा गया, लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए। वो सोशल मीडिया में हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड जल्दी से आगे कहता है, हाँ सर, अच्छे रिव्यूज की वजह से हमारी सेल्स काफी बढ़ गई है। उद्धरण चिन्ह। एचआर टीम का हेड आगे कहता है, सर सेल्स बढ़ने के साथ साथ हमारा काम भी काफी बढ़ गया था इसलिए हमने इस महीने 100 न्यू एम्प्लॉय हायर किए हैं। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस का मैनेजर कहता है, सर हमने विहार इलाके के सारे घर तुड़वा दिए हैं और वहां न्यू बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। और मिस्टर कोहली के साथ जो हमने न्यू प्राइवेट एयरपोर्ट बनाने की डील साइन की थी उसका काम भी अब कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने जैसे ही विहार इलाके कहा वैसे ही अथर्व को राधिका की याद आ गई और वो कुछ देर राधिका के बारे में सोचते हुए मन में बोला, काफी दिन हो गया राधिका को देखा नहीं, वो क्या कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से अपने दिमाग से वह ख्याल हटाते हुए मन में गुस्से से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से चेयर से उठते हुए बोला, ओके मीटिंग इज ओवर। अथर्व वहां से जाने लगता है तभी उसका सर घूमता है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है। अथर्व जल्दी से टेबल पर साथ रखकर अपने आप को गिरने से बचाता है। अथर्व की ऐसी हालत देख सभी हेड्स को अथर्व के लिए फिक्र होती है। तभी मैनेजर जल्दी से कहता है, सर आप ठीक तो हैं? क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व मैनेजर की तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व मीटिंग रूम के बाहर जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो वहां जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। सभी दौड़ते हुए अथर्व की तरफ बढ़ते हैं। अंदर से आवाजें सुन अथर्व का बॉडीगार्ड प्रकाश जल्दी से अंदर आता है और वो अथर्व को जमीन पर बेहोश देख बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर प्रकाश अथर्व को हॉस्पिटल अस्पताल लाता है। डॉक्टर जल्दी से अथर्व को चेकअप के लिए एग्जामिन रूम ले जाते हैं। घंटों तक अथर्व का चेकअप चलता है, डॉक्टर कई सारे टेस्ट करते हैं। प्रकाश एग्जामिन रूम के बाहर ही खड़ा था और अंदर से डॉक्टर के आने का वेट कर रहा था। वो सच में काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था।
उसे वेट करते हुए कई घंटे और बीत जाते हैं। फिर डॉक्टर अथर्व का चेकअप करके रूम से बाहर आते हैं। प्रकाश डॉक्टर को रूम से बाहर आता देख जल्दी से उनके तरफ बढ़ते हुए फिक्र भरी आवाज में कहता है, डॉक्टर क्या हुआ है उन्हें? क्या वो ठीक है? क्या वो होश में आ गए? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर निराशा जताते हुए कहते हैं, जी नहीं मिस्टर अथर्व, अभी तक होश नहीं आया है। हम उनके होश में आने के इंतजार कर रहे हैं, तभी हम कुछ कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश और ज्यादा फिक्रमंद होते हुए बोला, लेकिन उन्हें हुआ क्या है डॉक्टर? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर थोड़ा रुक कर कहते हैं, हमने जितना उनका चेकअप किया है उससे समझ में आता है कि उन्हें वीकनेस आ गई है, और वो कई दिनों से अच्छे से तक सोए तक नहीं है, और न ही ज्यादा कुछ खाया है। अपनी हेल्थ पर ध्यान न देने की वजह से उन्हें कमजोरी आ गई और वो बेहोश हो गए। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश थोड़ा रुककर बोला, हाँ, वो कई दिनों से कुछ परेशान थे। वो ना ही कुछ अच्छे से खाते थे और ना ही अच्छे से सोते थे, दिन से रात सिर्फ काम करते थे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जल्दी से सीरियस टोन में बोले, हाँ, उनकी इसी लाइफस्टाइल की वजह से वो वीक हो गए हैं। सुबह से रात हो गई है, वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। अगर वो कल सुबह तक होश में नहीं आते हैं तो ये बहुत गंभीर बात होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही प्रकाश के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो अथर्व के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर प्रकाश को परेशान देख शांत आवाज में कहते हैं, मुझे लगता है आपको मिस्टर अथर्व की फैमिली को भी ये बता देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश डॉक्टर की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाकर जवाब देता है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। प्रकाश परेशान होते हुए इधर से उधर चक्कर काटने लगता है। वो परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं सर मैम को कैसे बताऊं? वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे, क्या करूं मैं? प्रकाश थोड़ा रुककर आगे बोला, नहीं, मुझे उन्हें बताना ही होगा, मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकता। प्रकाश जल्दी से अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अथर्व के डैड को कॉल लगा देता है। इधर धनराज जी और स्वरा जी अथर्व की तबीयत खराब से अनजान शांति से अपना डिनर कर रहे थे। धनराज जी खाते हुए कहते हैं, स्वरा, अब हमें लगता है हमें जल्द से जल्द अथर्व की शादी करवा देनी चाहिए। स्वरा जी धनराज जी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अथर्व सिर्फ राधिका से प्यार करता है और राधिका अथर्व को इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाली। स्वरा जी थोड़ा रुक कर आगे बोली, और वैसे भी धनराज, अभी राधिका की उम्र भी काफी कम है, वो लगभग 22 साल की है। मैं उनकी इतनी कम उम्र में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है धनराज। अथर्व समझदार है, ऊपर से राधिका से प्यार करता है, वो राधिका का ख्याल रख सकता है, लेकिन स्वरा जी गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, लेकिन राधिका अभी छोटी है, वो अथर्व का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकती। ऊपर से दोनों ज्यादातर एक दूसरे से नाराज ही रहते हैं। मुझे लगता है राधिका अथर्व को नहीं समझती है, उसे अथर्व को समझने 5 के लिए टाइम चाहिए होगा। धनराज जी नॉर्मल टोन में बोले, शायद आप सही कह रही है स्वरा, लेकिन मैं राधिका से मिलकर उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उनमें ऐसा क्या खास है जो उनमें मेरे बेटे को पसंद आ गया है। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी मुस्कुराते हुए बोली, धनराज, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपनी होने वाली बहू को परखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी आगे कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी उनका मोबाइल रिंग होने लगता है। धनराज जी अपने मोबाइल स्क्रीन में देखकर थोड़ा हैरानी से कहते हैं, प्रकाश का फोन, ये इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हैं? सब ठीक तो होगा ना? उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से बोली। धनराज परेशान होने की बजाय जल्दी से फोन उठाए, देखिए कोई जरूरी बात होगी। धनराज जी जल्दी से फोन उठाते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, हाँ प्रकाश बोलो, खैर होगी, इतनी रात को कॉल किया है? उधर से प्रकाश कहता है, सर, अथर्व सर हॉस्पिटल में एडमिट है। धनराज जी प्रकाश की बातें सुन परेशान होते हुए कहते हैं, क्या हुआ है उन्हें? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 62 गंभीर हालत। स्वरा जी थोड़ा रुक कर आगे बोली, और वैसे भी धनराज, अभी राधिका की उम्र भी काफी कम है, वो लगभग 22 साल की है। मैं उनकी इतनी कम उम्र में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती।
अथर्व समझदार है, ऊपर से राधिका से प्यार करता है, वो राधिका का ख्याल रख सकता है, लेकिन राधिका अभी छोटी, वो अथर्व का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकती। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी नॉर्मल टोन में बोले, शायद आप सही कह रही है स्वरा, लेकिन मैं राधिका से मिलकर उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उनमें ऐसा क्या खास है जो उनमें मेरे बेटे को पसंद आ गया है। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी मुस्कुराते हुए बोली, धनराज आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपनी होने वाली बहू को परखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी आगे कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी उनका मोबाइल रिंग होने लगता है। धनराज जी अपने मोबाइल स्क्रीन में देखकर थोड़ा हैरानी से कहते हैं, प्रकाश का फोन, ये इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हैं? सब ठीक तो होगा ना? उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से बोली। धनराज परेशान होने की बजाय जल्दी से फोन उठाए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी जल्दी से फोन उठाते हैं और फिक्र भरी आवाज में कहते हैं, हेलो प्रकाश, क्या बात है? इतनी रात को क्यों कॉल किया है? जरूर कोई जरूरी बात होगी। उधर से प्रकाश धीमी आवाज में कहता है, जी सर, बात बहुत जरूरी है। प्रकाश हिचकिचाते हुए बोला, वो सर, अथर्व सर को। धनराज जी अपनी चेयर से उठते हुए फिक्र भरी आवाज में बोले, क्या हुआ है अथर्व को? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी को परेशान देख और उनकी बातें सुन स्वरा जी भी अपनी चेयर से उठते हुए फिक्र भरी आवाज में बोली, क्या हुआ धनराज? हमारा बेटा ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश धीमी आवाज में बोला, सर, अथर्व सर हॉस्पिटल में एडमिट है। धनराज जी प्रकाश की बातें सुन हैरान परेशान होते हुए कहते हैं, क्या हुआ है उन्हें? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश जल्दी से बोला, सर सुबह वो ऑफिस में अचानक बेहोश हो गए और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी प्रकाश पर गुस्सा करते हुए बोले, प्रकाश ये तुम हमें अब बता रहे हो? प्रकाश अपनी गलती पर शर्मिंदा था। स्वरा जी धनराज जी को परेशान देख जल्दी से कहती हैं, बताए धनराज, हमारे बेटे को क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी प्रकाश से बोले, हम अभी हॉस्पिटल आते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी हॉस्पिटल का नाम सुनकर परेशान होने लगती है। धनराज जी जल्दी से फोन रखते हैं और स्वरा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, स्वरा, अथर्व हॉस्पिटल में एडमिट है। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी परेशान होते हुए कहती हैं, क्या हुआ है उन्हें? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी परेशान आवाज में बोले, वो सुबह ऑफिस में बेहोश हो गए थे और अब तक उन्हें होश नहीं आया है। हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी परेशान होते हुए जल्दी से बोली, हाँ चलिए, पता नहीं हमारा बेटा कैसा होगा। इधर धनराज जी और स्वरा जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। धनराज जी रिसेप्शनिस्ट के पास आते हुए कहता है, अथर्व रॉय किस रूम में एडमिट है? उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में चेक करते हुए कहती है, जी 7th फ्लोर पर रूम नंबर 701। धनराज जी और स्वरा जी जल्दी से लिफ्ट लेते हैं और 7th फ्लोर पर आ जाते हैं। 7th फ्लोर पर आते ही उन्हें प्रकाश दिखाई देता है। स्वरा जी और धनराज जी जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हैं। स्वरा जी जल्दी से प्रकाश से फिक्र भरी आवाज में पूछती है, कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? प्रकाश अथर्व के रूम की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो अभी भी बेहोश है। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से अथर्व के रूम के अंदर चली जाती है और उनके पीछे धनराज और प्रकाश भी अंदर आ जाते हैं। स्वरा जी अपने जान से प्यारे बेटे को हॉस्पिटल रूम के बेड में बेहोश पड़ा देख और बोतल के तारों से लिपटा देख परेशान हो जाती है। उनके पैरों से जमीन खिसकने लगती है। जितनी तकलीफ में स्वरा जी थी, उतनी ही तकलीफ में धनराज भी थे। उन्होंने पहली बार अपने बेटे को इस हालत में देखा था। ये उनके लिए वाकई में एक मुश्किल समय था। स्वरा जी जल्दी से अथर्व के पास आती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए प्यार से कहती है, अथर्व, बेटा उठो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत लेता था, उसे किसी चीजों का होश नहीं था। अथर्व को रिस्पांस न करते देख स्वरा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परेशान होते हुए कहती है, अथर्व क्या हुआ है आपको? बेटा प्लीज उठ जाओ। वही अथर्व के पास खड़ी नर्स स्वरा जी की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहती है,
मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ मैम, लेकिन पेशेंट बेहोश है। आप उन्हें आराम करने दीजिए वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। नर्स की बातें सुन धनराज जी जल्दी से स्वरा जी के पास आते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हुए कहते हैं, स्वरा, अथर्व को आराम की जरूरत है, हमें बाहर चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी स्वरा जी को बाहर ले आते हैं। प्रकाश भी उनके साथ ही बाहर आ जाता है। स्वरा जी सिसकते हुए कहती हैं, धनराज, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी स्वरा जी को हिम्मत देते हुए बोले, हाँ स्वरा, अथर्व मजबूत हैं, वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी की बातें सुन स्वरा जी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। धनराज जी प्रकाश की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, प्रकाश, ये सब हुआ कैसे? मुझे सारी बात जाननी है। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश थोड़ा रुककर बोला, सर, वो अथर्व सर काफी दिनों से काम में बहुत बिजी थे, इसलिए न वो अच्छे से खा पाते थे और ना ही उनकी नींद पूरी होती थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई और वो बेहोश हो गए। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी सीरियस टोन में बोले, और कब से चल रहा था ये सब? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश हिचकिचाते हुए बोला, सर 1 महीने से ज्यादा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी प्रकाश पर गुस्सा करते हुए बोले, और आप हमें अब बता रहे हैं? हमने आपसे पहले ही कहा था प्रकाश, अगर अथर्व थोड़ा सा भी परेशान हो तो आप हमें बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश सर झुकाते हुए जल्दी से बोला, सर मैं आपको बताना चाहता था लेकिन अथर्व सर ने आपको बताने से मना कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी सख्त आवाज में बोले, और राधिका? क्या अथर्व 1 महीने से इतना बिजी था कि वो राधिका से भी नहीं मिले? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश हिचकिचाते हुए बोला, हाँ हाँ सर, वो मिस राधिका से मिलना बंद कर दिए थे। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी हैरानी से बोली, क्यों? क्या दोनों के बीच लड़ाई हुई थी? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश सर झुकाकर शांत खड़ा था। धनराज जी सख्त आवाज में कहते हैं, प्रकाश, हमने कुछ पूछा है। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश धनराज जी और स्वरा जी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोला, सर लड़ाई तो नहीं कह सकते लेकिन शायद उनकी बहस हुई होगी। आपको तो पता होगा अथर्व सर मिस्टर सिंघानिया की बर्थडे पार्टी में मिस राधिका को साथ लेकर गए थे और वहां से आने के बाद उनकी कुछ बात हुई थी, बस तब से ही सर राधिका मैम से नहीं मिलने जाते और अपना पूरा ध्यान काम पर लगाते हैं। सर पिछले 1 महीने से दिन में 20 घंटे काम कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी प्रकाश की बातें सुन राधिका को दोष देते हुए कहती हैं, धनराज, मैं आपसे कह रही हूँ, उस दिन अथर्व और राधिका के बीच लड़ाई हुई होगी और राधिका ने ही हमारे बेटे से कुछ कहा होगा, तभी उसकी ऐसी हालत हो गई है। धनराज, ये सब राधिका की गलती है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी होगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। धनराज जी स्वरा जी को शांत करवाते हुए बोले, स्वरा, आप किसी को दोष नहीं दे सकती, शांत हो जाए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे बेटे को कुछ ना हो। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी प्रकाश को स्वरा जी से दूर अपने साथ ले जाते हुए बोले, प्रकाश, डॉक्टर ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश बोलने से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर वो डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल तक अथर्व सर को होश नहीं आया तो मुश्किल हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी शौक होते हुए बोले, ये तुम क्या कह रहे हो प्रकाश? प्रकाश जल्दी से बोला, जी सर, डॉक्टर ने यही कहा है। धनराज जी अपने आप पर काबू करते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तुम स्वरा के साथ रहो। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश जल्दी से बोला, जी सर। धनराज जी सीधा डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं और प्रकाश स्वरा जी के पास आ जाता है। इधर धनराज जी बड़े गुस्से में डॉक्टर के केबिन में आते हैं। डॉक्टर धनराज रॉय को अपने सामने इतने गुस्से में देख अपनी चेयर से उठते हुए नर्म आवाज में कहते हैं, मिस्टर रॉय, आप सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी गुस्से से बोले, ये तो तुम बताओगे डॉक्टर, जल्द से जल्द मेरे बेटे को ठीक करो, वरना मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें और इस हॉस्पिटल को बर्बाद करने में। डॉक्टर शांत आवाज में बोले, देखिए मिस्टर रॉय, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके बेटे को होश में लाने की।
अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आपकी शांति के लिए मैंने अस के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, वो सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे, उनके चेकअप के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर सीरियस टोन में आगे बोले, लेकिन आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, अभी हम सबको इंतजार ही करना होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की इस बात से धनराज जी को बड़ा धक्का लगता है। वो चुपचाप वहां से अथर्व के रूम की तरफ चले जाते हैं और अथर्व के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। वो बार बार रूम की खिड़की से अथर्व को देखते हैं, लेकिन अथर्व उसी हालत में पड़ा था जैसे वो पहले था। स्वरा जी, धनराज जी और प्रकाश अथर्व के होश में आने का इंतजार करते हैं, लेकिन रात से सुबह हो जाती है और अथर्व की हालत में कोई सुधार नहीं था। धनराज जी अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखते हुए प्रकाश के पास होते हैं और धीरे से कहते हैं, प्रकाश, मैं चाहता हूँ कि तुम राधिका को यहाँ ले आओ। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश तो कब से इस बात का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से बोला, जी सर। प्रकाश जल्दी से हॉस्पिटल से राधिका के घर के लिए निकल जाता है। इधर राधिका नहाकर अपने काम पर जाने के लिए रेडी थी। वो अपने रूम से निकलकर भगवान के पास आती है और फिक्र भरी आवाज में भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कल से काफी तकलीफ में है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिल में अजीब सा दर्द है, जैसे कोई अपना तकलीफ में है। अभी मेरे पास अपना कहने को सिर्फ अथर्व है। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान उन्हें सही सलामत रखना। राधिका हाथ जोड़कर नमन करती है, फिर भगवान के सामने एक दीपक लगाती है। तभी राधिका के घर की दूर बेल बजती है। राधिका दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, हमेशा की तरह आज भी ध्रुव आया होगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन वो अपने सामने प्रकाश को देखकर हैरानी से कहती है, आप। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 63। हॉस्पिटल पहुंची राधिका। राधिका नहाकर अपने काम पर जाने के लिए रेडी थी। वो अपने रूम से निकलकर भगवान के पास आती है और फिक्र भरी आवाज में भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कल से काफी तकलीफ में है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिल में अजीब सा दर्द है, जैसे कोई अपना तकलीफ में है। अभी मेरे पास अपना कहने को सिर्फ अथर्व है। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान उन्हें सही सलामत रखना। राधिका हाथ जोड़कर नमन करती है, फिर भगवान के सामने एक दीपक लगाती है। तभी राधिका के घर की दूर बेल बजती है। राधिका दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, हमेशा की तरह आज भी ध्रुव आया होगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन वो अपने सामने प्रकाश को देखकर हैरानी से कहती है, आप। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश थोड़ा रुककर शांत आवाज में बोला, क्या आप फ्री हैं, हम बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, हाँ प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश परेशान भरी आवाज में बोला, सॉरी, बैठने का टाइम नहीं है, बात जरूरी है, वो बॉस। राधिका प्रकाश की परेशान भरी आवाज सुनकर वो भी परेशान होते हुए जल्दी से बोली, क्या हुआ है अथर्व को। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश सीरियस होते हुए कहता है, सर हॉस्पिटल में एडमिट है। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से बोली, क्या कह रहे हो, क्या हुआ है उन्हें। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश थोड़ी धीमी आवाज में बोला, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए बॉस के डैड चाहते हैं कि आप बॉस को देखने आए। उद्धरण चिन्ह। राधिका शक भरी नजरों से प्रकाश को देखते हुए बोली, एक मिनट, आप मजाक तो नहीं कर रहे। अगर ये मजाक है तो ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश अपनी आवाज में सीरियसनेस लाते हुए बोला, देखिए, मैं बॉस के बारे में मजाक करना पसंद नहीं करता। वो सच में बीमार है। वो पिछले 24 घंटे से बेहोश है और उन्हें अब तक होश नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही राधिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके दिल में जिस बात का डर था वही अथर्व के साथ हो रहा था। राधिका के मन में उथल पुथल मच गई थी। राधिका ये सब सुनकर पछतावे में भरी आवाज में मन में कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं उस दिन अथर्व को मना करती और ना ही अथर्व की आज जैसी हालत होती।
ये सब मेरी गलती है। क्राइंग। प्रकाश राधिका को परेशान होता देख जल्दी से कहता है, माम क्या आप मेरे साथ चल रही हैं? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से होश में आकर हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मैं चल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अपने घर की चाबी लेती है और दूर पर लॉक लगाकर प्रकाश के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी ध्रुव के घर का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आकर देखता है तो राधिका हड़बड़ाहट में किसी के साथ कहीं जा रही थी। ध्रुव राधिका को किसी लड़के के साथ जाते देख मन में कहता है, ये तो अथर्व रॉय का बॉडीगार्ड है। अथर्व तो राधिका की जिंदगी से जा चुका था तो फिर ये क्यों आया है? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव अथर्व के आदमियों को राधिका के साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। उसने 1 महीने में बड़ी मुश्किल से राधिका के दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। उसे लगा था अथर्व जा चुका है, अब वो राधिका की जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहा था। ध्रुव के दिल में राधिका के लिए फीलिंग्स आ गई थी, लेकिन राधिका उसे एक अच्छा पड़ोसी मानती थी जो उसकी मदद करता था, लेकिन ध्रुव को प्यार हो गया था। इधर हॉस्पिटल में स्वरा जी और धनराज जी अथर्व के रूम के बाहर चेयर पर परेशान बैठे थे। तभी वहां कुछ डॉक्टर अथर्व का चेकअप करने आते हैं। स्वरा जी डॉक्टर को देख जल्दी से उनके पास जाते हैं और कहती हैं, डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर शांत आवाज में कहते हैं, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, भगवान पर विश्वास रखिए। धनराज जी भी उठकर जल्दी से डॉक्टर के पास आते हैं और स्वरा जी को हिम्मत देते हुए कहते हैं, स्वरा आप फिक्र मत कीजिए, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर धनराज जी की तरफ देखते हुए बोले, हम मिस्टर अथर्व का चेकअप करने जा रहे हैं। चेकअप करके बताते हैं उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है। धनराज जी डॉक्टर की तरफ देखकर हमें अपना सिर हिलाते हैं। डॉक्टर अथर्व के रूम में चले जाते हैं। डॉक्टर अथर्व का चेकअप करने लगते हैं। वो अथर्व का हार्ट बीट एंड पल्स चेक करने लगते हैं। तभी प्रकाश राधिका को लेकर वहां पहुंचता है। स्वरा जी की नजर जब राधिका पर पड़ती है और धनराज जी की तरफ देखते हुए हैरानी से कहती है, इन्हें यहाँ कौन बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी शांत आवाज में कहते हैं, स्वरा, राधिका हमने बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी धनराज जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं धनराज? आप जानते हैं ना हमारे बेटे की ऐसी हालत इसकी वजह से हुई है। आप अभी के अभी इसे यहाँ से भेज दीजिए। एंग्री। स्वरा जी ने ये बात इतने जोर से कही थी कि राधिका को सब सुनाई दे देता है और उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। धनराज जी स्वरा जी को देखते हुए शांत आवाज में उन्हें समझाते हुए कहते हैं, स्वरा हमारे बेटे के लिए शांत हो जाए, ये मत भूलिए हमारा बेटा उसी लड़की से प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी राधिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, राधिका यहाँ आओ बेटा। उद्धरण चिन्ह। राधिका धनराज जी के पास आती है और शांत आवाज में पूछती है, अब अथर्व कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी शांत आवाज में जवाब देते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा बेटा, अथर्व अभी भी होश में नहीं आया है। डॉक्टर उनका चेकअप करने अंदर गए हैं। वो बाहर आ जाए तब आप अथर्व को देखने जा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाती है। स्वरा जी अपने बेटे की इस हालत का पूरा जिम्मेदार राधिका को मान रही थी। उन्हें अभी सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा था। वो राधिका को गुस्से से देखे जा रही थी। राधिका स्वरा जी की नाराजगी समझती थी, इसलिए वो सिर झुकाकर खड़ी थी। वो सभी वहां खड़े होकर डॉक्टर के बाहर आने और खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर अभी तक अंदर चेकअप कर रहे थे। तभी धनराज जी का मोबाइल बजता है और वो अपना मोबाइल जेब में निकाल कर मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं और फिर स्वरा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, स्वरा ये जरूरी कॉल है, हम अभी आते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी हामी भरती है। धनराज जी अपना मोबाइल उठाते हुए वहां से चले जाते हैं। धनराज जी के जाते ही स्वरा जी गुस्से से राधिका के पास आती हैं और गुस्से से कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस हालत में है। तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्या कहा था कि उसने अपना खाना पीना तब छोड़ दिया और इस हालत में पहुंच गया? एंग्री। राधिका चुपचाप स्वरा जी का गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी और सर झुकाकर खड़ी थी।
राधिका के कुछ ना बोलने पर स्वरा जी गुस्से से आगे बोली, बताओ तुमने क्या कहा था। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी नजरें उठाकर स्वरा जी की तरफ देखते हुए धीरे से शांत आवाज में कहती है, तो सुनिए आप, उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा था लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, फिर मुझसे ना मिलने का फैसला उनका था। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी और वही पास खड़ा प्रकाश राधिका की बातें सुन एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अथर्व राधिका से प्यार करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो इतना सीरियस है कि वो इतनी जल्दी राधिका से शादी के लिए पूछ लेगा। स्वरा जी थोड़ा रुककर सख्त आवाज में बोली, लेकिन आपने उन्हें मना क्यों किया। राधिका, हमने आपकी आंखों में अथर्व के लिए प्यार देखा था। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में खुश रहते, तो फिर मना करने की वजह क्या थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपना सर झुकाकर शांत हो गई। स्वरा जी बेरुखी भरी आवाज में बोली, राधिका, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे बेटे को मना करने की वजह क्या थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने आप को हिम्मत देते हुए धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं बता सकती। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी सख्त आवाज में कहती है, लेकिन मुझे जानना है कि तुमने किस वजह से मेरे बेटे को मना किया कि वो इस हालत में पहुंच गया। तुम्हें पता है ना राधिका, आज जो मेरा बेटा हॉस्पिटल में है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ राधिका, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे बताओ वजह क्या थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका स्वरा जी की तरफ देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, आप मुझे दोष दे रही हैं, आप सही भी है, लेकिन आप बताए, क्या आप अपने बेटे की शादी किसी गरीब, अनाथ और नाजायज लड़की से करवाती। मैंने जो किया वो अथर्व के लिए बेहतर था। स्वरा जी एक पल के लिए शांत हो जाती हैं और वो थोड़ी नर्म आवाज में समझाते हुए कहती है, देखो राधिका, मैं सच बोलूं तो मुझे तुम्हारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हुआ वो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, इसमें मैं ऐतराज जताते वाली कौन होती हूँ। और जहां तक मैं अथर्व को जानती हूँ, उसे भी तुम्हारे पास से या तुम कहाँ से आए हो, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तुमसे प्यार करता है और सच्चा प्यार कभी गरीबी अमीरी नहीं देखता। उद्धरण चिन्ह। राधिका स्वरा जी की बात सुन सोच में पड़ जाती है। तभी वहां धनराज जी आ जाते हैं और वहां का सीरियस माहौल देख प्रकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से बोली, कुछ नहीं धनराज। तभी डॉक्टर रूम बाहर आते हैं। डॉक्टर को बाहर आता देख सभी जल्दी से उनके पास जाते हैं और अपने अपने सवाल पूछने लगते हैं। स्वरा जी परेशानी भरी आवाज में कहती है, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी फिक्र भरी आवाज में कहते हैं, डॉक्टर प्लीज बताए, सब ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर सीरियस टोन में कहते हैं, वो मिस्टर अथर्व कोमा में जा चुके हैं। एपिसोड 64 लकी राधिका। डॉक्टर रूम बाहर आते हैं। डॉक्टर को बाहर आता देख सभी जल्दी से उनके पास जाते हैं और अपने अपने सवाल पूछने लगते हैं। स्वरा जी परेशानी भरी आवाज में कहती है, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी फिक्र भरी आवाज में कहते हैं, डॉक्टर प्लीज बताए, सब ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर सीरियस टोन में कहते हैं, वो मिस्टर अथर्व कोमा में जा चुके हैं। वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। धनराज जी हैरानी भरी आवाज में कहते हैं, कोमा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए सख्त आवाज में कहती हैं, डॉक्टर, आप अथर्व को फिर से चेक कीजिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। राधिका और प्रकाश के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। ये सुनकर तो राधिका को भी सदमा पहुंचता है। डॉक्टर शांत आवाज में कहता है, देखिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन यही सच है। राधिका हिम्मत करते हुए डॉक्टर से धीरे से पूछती है, डॉक्टर, वो कब तक होश में आएंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर राधिका की तरफ देख शांत आवाज में बोले, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उन्हें होश में आना हुआ तो वो कल होश में आ सकते हैं, वरना इसमें सालों भी लग जाते हैं। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। अब ये सब भगवान के ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं।
सभी डॉक्टर की सुनकर तकलीफ पहुंचती है। स्वरा जी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। धनराज जी उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल मायने में वो भी तकलीफ में थे। वहां का माहौल दुखों से भरा था। स्वरा जी अपने आंसुओं को पोंछ गुस्से से राधिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। न तुम मेरे बेटे को उदास करती और ना ही वो इस हालत में पहुंचता। तुम पर मेरा हाथ उठ जाए उससे पहले यहाँ से चली जाओ। एंग्री 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 एंग्री। धनराज जी जल्दी से स्वरा जी को रोकते हुए सख्त आवाज में बोले, स्वरा आप ये क्या रही हैं? हम जानते हैं आपको तकलीफ हुई है, लेकिन हम सब यहाँ तकलीफ में हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। स्वरा जी गुस्से से राधिका को देखती है और वहीं पास रखी चेयर में जाकर बैठकर अथर्व की हालत पर रोने लगती है। राधिका स्वरा जी की तकलीफ समझ सकती थी, इसलिए वो शांत थी। धनराज जी राधिका की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में बोले, बेटा अगर आप अथर्व को देखना चाहती हैं तो अंदर जा सकती हैं, फिर आपको प्रकाश घर छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाती है और अथर्व के रूम अंदर चली जाती है। अथर्व को बेहोश राधिका का दिल तड़प उठता है, इसके लिए अब वो जिंदगी में कभी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। राधिका धीमे कदमों से अथर्व की तरफ बढ़ती है, लेकिन राधिका उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे अथर्व की तरफ बढ़ना तकलीफ दे रहा था, वो अपने आप को इसकी जिम्मेदार मान रही थी। अथर्व के पास खड़ी नर्स राधिका को अंदर आते देख पूछती है, क्या आप इनके साथ है? उद्धरण चिन्ह। राधिका नर्स की तरफ देखकर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है। नर्स राधिका की आंखों में अथर्व के लिए तकलीफ देख लेती है। वो राधिका को हिम्मत देते हुए कहती है, फिक्र मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अभी इस वक्त खुद भगवान भी नीचे आकर राधिका से कहते ना कि अथर्व ठीक हो जाएगा, तब भी राधिका अथर्व के होश में आने तक इस बात पर विश्वास नहीं करती। राधिका हिम्मत करके अथर्व के पास जाती है और अपने कैप्टे हाथों से अथर्व का हाथ अपने हाथ में लेती है। राधिका के छूते ही बेहोशी में अथर्व के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। राधिका अथर्व का हाथ अपने हाथों में लेकर मजबूरी से पकड़ते हुए दर्द भरी आवाज में धीरे से कहती है, प्लीज उठ जाओ, आपकी इस हालत की वजह मैं हूँ। आप मुझे इसकी जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी और नाराज भी नहीं होऊंगी, और आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी है, लेकिन प्लीज अब उठ जाओ। बोलते हुए राधिका के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते हुए आगे कहती है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपके मॉम डैड और मैं आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज उठ जाओ, फिर जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप एक बार उठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका के आंखों से निकल रहा आंसू टपक कर सीधा अथर्व के हाथ पर गिर जाता है। अथर्व की धड़कन और भी ज्यादा तेज होने लगती है। बेहोशी में भी अथर्व को एहसास हो गया था कि राधिका उसके पास है। अथर्व धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे राधिका की धुंधली परछाई दिखती है। अथर्व बेहोशी की हालत में ही मन में कहता है, मुझे भ्रम हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राधिका अथर्व की आंखें हिलते देख खुशी भरी आवाज में नस की तरफ देखते हुए कहती है, नस देखिए, अभी इन्होंने अपनी आंखें झपकाई। उद्धरण चिन्ह। नस अथर्व की तरफ देखती है तो अथर्व की आंखें पूरी बंद थी। वो वापस राधिका तरफ देखते हुए कहती है, मैम आपको शायद भ्रम हुआ है, वो कोमा में जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका उदास होकर अपने मन में कहती है, हाँ शायद नस सही कह रही है, पक्का मुझे भ्रम हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। नस वापस अपना काम करने लगती है। राधिका नस की बात पर विश्वास करते हुए उदास होकर अथर्व की तरफ वापस देखती है। कुछ देर तक राधिका अथर्व के चेहरे को ही देखती है और उदासी भरी आवाज में मन में कहती है, प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी फिर से अथर्व अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और वो थोड़ी आंखें खोलकर देखता है तो उसे फिर से राधिका अपने सामने दिखाई देती है। तभी नर्स की नजर भी अथर्व के चेहरे पर जाती है। अथर्व अपना आंखें अच्छे से खोलने की कोशिश करता है और फिर से राधिका को अपने सामने देख मन में कहता है, क्या हो गया है मुझे? मुझे राधिका क्यों दिखाई दे रही है? शायद मैं फिर से सपना देख रहा हूँ।
अथर्व को फिर से आंखें खोलता देख राधिका जल्दी से नस की तरफ देखते हुए कहती है, नस देखिए तो। अथर्व सच में होश में आने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे फिर से भ्रम हो रहा है? नस अथर्व को होश में आते देख जल्दी से खुशी भरी आवाज में कहती है, ये होश में आ रहे हैं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नस जल्दी से वहां से बाहर चली जाती है। तभी वहां उसे कुछ परेशान लोग दिखाई देते हैं। नस जल्दी से उनके पास जाते हुए कहती है, शायद आप लोग पेशेंट के पेरेंट्स हैं। धनराज जी जल्दी से कहते हैं, जी हाँ। नस खुशी भरी आवाज में कहती है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, उन्हें होश आ रहा है, वो लड़की उनके लिए बहुत लकी है। धनराज जी हैरानी से कहते हैं, ये आप क्या कह रही है? उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से नस की तरफ देखते हुए कहती है, आप सच कह रही है। उद्धरण चिन्ह। पास खड़ा प्रकाश भी नस की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। नस सीरियस टोन में जल्दी से बोली, जी मैं सच कह रही हूँ। ज्यादातर कोमा पेशेंट इतनी जल्दी होश में नहीं आते, लेकिन उन्हें होश आ रहा है। मुझे लगता है वो ठीक हो रहे हैं। अब मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नस वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। धनराज जी और स्वरा जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इधर राधिका को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व ठीक हो रहा है। वो अथर्व की तरफ देखते हुए प्यार से पूछती है, क्या आप ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व का सिर दर्द से फटा जा रहा था। ऊपर से वो राधिका की आवाज सुन लेता है और अटकते हुए मन में कहता है, दिखना तक तो ठीक था, लेकिन अब मुझे उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। शायद मैं पागल हो गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखता है और मन में कहता है, अथर्व होश में आ, ये एक सपना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व को अपनी तरफ देखते देख राधिका हल्की स्माइल करती है, उसके कुछ कहने का वेट करती है, लेकिन अथर्व राधिका को एक सपना मानकर उससे नजरें फेर लेता है। राधिका को लगता है कि अथर्व उससे अभी भी नाराज है, इसलिए उसे इग्नोर कर रहा है। इससे राधिका को बुरा लगता है और वो अथर्व से एक कदम दूर हो जाती है। तभी दूर ओपन होता है और धनराज जी, स्वराज जी और प्रकाश अंदर आते हैं और वो अथर्व की आंखें खुली देख जल्दी से उसके पास आते हैं। स्वरा जी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए खुशी भरी आवाज में कहती है, भगवान का शुक्र है, आप ठीक हो गए अथर्व, आपने हमें डरा दिया था। अथर्व काफी धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। धनराज जी जल्दी से पूछते हैं, बेटा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सभी को देखकर थोड़ा हैरान होता है और बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, डैड सिर में हल्का दर्द है बस। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश जल्दी से कहता है, सर मैंने इन्हें बुलाया था, आप कल ऑफिस में अचानक बेहोश हो गए थे, तो मैं बहुत डर गया था, इसलिए कॉल करके ने बुला लिया। उद्धरण चिन्ह। अथर्व उठने की कोशिश करते हुए प्रकाश पर गुस्सा होते हुए कहता है, प्रकाश मैं सिर्फ बेहोश हुआ था, इसमें मॉम डैड को बताने की क्या जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। धनराज जी जल्दी से बोले, बेटा आप लेटे रहिए, आपको फिर से चक्कर आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने डैड की बात मानता है और वापस लेट जाता है। धनराज जी आगे प्यार से कहते हैं, अथर्व प्रकाश पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 28 घंटे से बेहोश थे, उन्होंने हमें बताकर सही किया। अभी डॉक्टर ने तो हमें ये तक कह दिया था कि आप कोमा में जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व इस बात से थोड़ा हैरान होता है। धनराज जी राधिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहते हैं, वो तो शुक्र है राधिका का, वो आपके लिए लकी साबित हुई और उनके यहाँ आते ही आप होश में आ गए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा गिल्टी फील करते हुए मन में बोला, मतलब सच में राधिका यहाँ पर है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी स्वरा जी अपनी आवाज में नाराजगी जताए हुए कहती है, लेकिन आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए धनराज की, हमारे बेटे की बुरी हालात के पीछे भी वही है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी स्वरा जी को आंख देखा कर उन्हें शांत होने का कहते हैं। कोष्टक। अथर्व राधिका की तरफ गर्दन घुमाकर उसे देखता है और फिर सख्त आवाज में गुस्से से कहता है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? चली जाओ। एंग्री। एपिसोड 65। अथर्व का राधिका के साथ बुरा रवैया।
धनराज जी राधिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहते हैं, वो तो शुक्र है राधिका का, वो आपके लिए लकी साबित हुई और उनके यहाँ आते ही आप होश में आ गए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा गिल्टी फील करते हुए मन में बोला, मतलब सच में राधिका यहाँ पर है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी स्वरा जी अपनी आवाज में नाराजगी जताए हुए कहती है, लेकिन आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए धनराज की हमारे बेटे की बुरी हालात के पीछे भी वही है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी स्वरा जी को आंख देखा कर उन्हें शांत होने का कहते हैं। कोष्टक। अथर्व राधिका की तरफ गर्दन घुमाकर उसे देखता है और फिर सख्त आवाज में गुस्से से कहता है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? चली जाओ। एंग्री। अथर्व के ऐसे व्यवहार से राधिका को बुरा लगता है और वो अपनी आंखों में दर्द छुपाए उसे देखती है। अथर्व फिर से उतने ही गुस्से में कहता है, समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका घबराहट से हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं। धनराज जी जल्दी से बीच में आते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, अथर्व, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैं नहीं जानता आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन हमारे सामने आप उनसे इज्जत से बात कीजिए। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी अपनी आवाज में नरमाहट लाते हुए कहते हैं, और हमने राधिका को यहाँ बुलाया है, और आप अपने डैड के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते। स्वरा जी जल्दी से अपने बेटे के बचाव में नर्म आवाज में कहती हैं, धनराज क्या आप भी? हमारा बेटा अभी होश में आया है और आप उन्हें डांट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी शांत हो जाते हैं। अथर्व राधिका को एक नजर देख उससे नजरें फेर लेता है, तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज हमें मिस्टर अथर्व का चेकअप करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। सभी साइड होकर डॉक्टर को आगे आने देते हैं। डॉक्टर अथर्व को चेक करते हुए कहते हैं, मिस्टर अथर्व अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, डॉक्टर मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है, मुझे अब डिस्चार्ज दे दीजिए, ऑफिस में मुझे बहुत काम है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर मना करते हुए बोले, नहीं मिस्टर अथर्व, आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस है, हम अभी आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते, आपको आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, डॉक्टर मैं घर में भी तो आराम कर सकता हूँ ना? धनराज जी जल्दी से बोले, नहीं डॉक्टर डिस्चार्ज मत दीजिएगा, वरना फिर ये घर में आराम करने की बजाय ऑफिस का काम करेंगे और अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर नॉर्मल टोन में बोले, मिस्टर अथर्व आप इस बार भी लापरवाही नहीं बरत सकते, आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। काम को तो अभी कुछ दिनों के लिए आप भूल ही जाए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर आगे बोले, वैसे तो आप बिल्कुल ठीक है, बस आपके अंदर थोड़ी वीकनेस है जो कि आराम करने से बेहतर हो जाएगी, अपना ख्याल रखिए, मैं बाद में फिर से आपको चेक करने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर धनराज जी और स्वरा जी की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग भी रात से यहाँ रुके हुए हैं, आप लोग भी घर जाकर आराम कीजिए और पेशेंट को भी आराम करने दीजिए, बस कोई एक पेशेंट साथ रुक सकता है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। स्वरा जी जल्दी से कहती हैं, आप सभी घर चले जाए, मैं अपने बेटे के साथ रुकूंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, नहीं मॉम आपको घर जाकर आराम करना चाहिए, आप रात से यहीं रुकी हुई है। स्वरा जी जिद करते हुए बोली, अथर्व बेटा मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ यहीं रुकना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व मना करते हुए प्यार से कहता है, मॉम प्लीज अभी आप जाए, रात में मुझे आपके हाथ का खाना भी खाना है, इसलिए आप अभी चली जाए, रात में मेरे लिए डिनर लेकर आइएगा। स्वरा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मैं आपके लिए रात में खाना लेकर आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड आप भी मॉम के साथ जाए, मेरा ख्याल रखने के लिए प्रकाश यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश धनराज जी की तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, जी सर अथर्व सर के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप भी चले जाए। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी अथर्व की तरफ देखते हुए बोले, नहीं अथर्व, प्रकाश कल सुबह से आपके साथ है, अब उन्हें भी आराम की जरूरत है, राधिका आपके साथ रुक जाएगी,
बाकी हम सबको जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोला, नहीं डैड, इसे भी रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारी नस है जो मेरा ख्याल रख सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी भी सख्त आवाज में कहते हैं, वो मैं कुछ नहीं जानता, राधिका ही आपके साथ रुकेंगी। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी राधिका की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में पूछते हैं, क्यों बेटा, यहाँ रुककर अथर्व का ख्याल रखने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से धनराज जी की तरफ देखते हुए कहती है, जी नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी अपना फैसला सुनाते हुए बोले, तो ठीक, राधिका यहाँ रुक रही हैं, बाकी हम सब घर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी स्वरा जी की तरफ देखते हुए बोले, चलिए स्वरा। स्वरा जी अथर्व की तरफ देखकर प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना बेटा। अथर्व हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जी मॉम। धनराज जी और स्वरा जी वहां से चले जाते हैं। कोष्टक। प्रकाश कहता है, बॉस मेरे लिए कोई काम? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ इसे घर ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपके डैड ने मुझे यहाँ बुलाया था और अब मैं उनके कहने पर ही यहाँ से जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सख्त आवाज में राधिका की तरफ देखते हुए बोला, जिद मत करो और यहाँ से जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका नॉर्मल टोन में बोली, आपके पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्या मैं उन्हें बताऊं कि आप मुझे वापस जाने को कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व की बोलती बंद हो जाती है। राधिका को अपनी जीत का एहसास होता है। प्रकाश मन ही मन दोनों की नोक झोंक देखकर मुस्कुराता है। अथर्व प्रकाश को मुस्कुराते देख चिढ़कर कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? एंग्री। प्रकाश जल्दी से सीरियस होते हुए बोला, नहीं बॉस। अथर्व थोड़ा रुककर शांत आवाज में बोला, प्रकाश ध्यान रखना मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने का मीडिया को न पता चले, वरना खमाखा कंपनी के स्टॉक प्राइस नीचे गिरेंगे और हॉस्पिटल के बाहर लड़कियों की भीड़ होगी वो अलग। प्रकाश जल्दी से बोला, जी सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, ठीक है, अब तुम भी जाकर आराम कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश वहां से चला जाता है। कोष्टक। आप उस रूम में राधिका और अथर्व ही थे। दोनों के बीच में एक ऑकवर्डली साइलेंस था, वो शायद इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी दिनों बाद देख रहे थे। राधिका उस शांति को देख मन में कहती है, ये तो आगे से मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मुझे ही बात की शुरुआत करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपना गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए होगा तो बता देना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व तंज भरी आवाज में कहता है, आप, तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई है क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व को घूरते हुए सीरियस टोन में बोली, क्या आप मुझसे लड़ने के मूड में हैं? अगर है तो पहले ही बता दीजिए, मैं शांत रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर तंज कसते हुए बोला, वैसे तुम्हें मॉम की बातें कैसी लगी? तुम उनके बेटे को इतना तकलीफ दे रही हो तो उनका तुम्हें इतना सुनाना तो बनता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर नर्म आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल बनता है, और वैसे भी मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होती तो वही करती जो उन्होंने किया। उद्धरण चिन्ह। राधिका और अथर्व एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे, बस उनकी आंखें बातें कर रही थी। राधिका अथर्व को अच्छे से निहारते हुए मन में उदासी भरी आवाज में कहती है, पहले से काफी पतले दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह भी मैं ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व भी राधिका को नीचे से ऊपर तक देखते हुए मन में कहता है, ये थोड़ी पतली हुई है, और आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से सोई भी नहीं है। आज इसने फीके रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब ये आज उदास थी। अथर्व ने राधिका को इस तरह जान लिया था जितना राधिका भी खुद को नहीं जान पाई थी। राधिका के साथ रहते अथर्व ने राधिका की काफी सारी चीजें नोटिस की थी, जैसे जब राधिका खुश होती थी तब वो ब्राइट कलर के कपड़े पहनती थी, और जब वो थोड़ी दुखी होती थी तब उसके कपड़े सिंपल और फीके रंग के होते थे।
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आंखें सब बयां कर रही थी। अथर्व होश में आकर राधिका से नजरें फेरते हुए सख्त आवाज में कहता है, पानी मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से होश में आते हुए बोली, हाँ अभी देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से वहीं पास टेबल में रखे पानी का गिलास उठाकर अथर्व को देती है। अथर्व ग्लास लेकर आराम से पानी पीने लगता है। राधिका अथर्व को पानी पीते हुए देख रही होती है। अथर्व पूरा पानी पीकर राधिका की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे देखने के पैसे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका भी स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है 100 रुपए ले लेना। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।